जो भी इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हमेशा जो अल्सर डिजीज या एसिड पेप्टिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा। मैं बात करूंगा एसिड पेप्टिक डिजीज के बारे में, जो आप सामान्यतः एसिडिटी समझते हैं। इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या काजेज हैं, इसके बारे में बात करूंगा। जो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं वो लोगों में फर्क हो सकते हैं। किन्हीं को कम हो सकते हैं, किन्हीं को ज्यादा हो सकते हैं, किन्हीं को नोटिसेबल हो सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आप उनके सिम्टम्स को पहचानें, उनको प्रॉपरली इफेक्टिवली ट्रीट करें, तो कॉम्प्लिकेशन से हमेशा बचा जा सकता है। इसलिए सिम्टम्स को पहचान कर उनका ट्रीटमेंट कराने में ही भलाई है। अगर हम ध्यान से देखें कि जो पहला सिम्टम्स आता है वो आता है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में आ सकता है, बर्निंग सेंसेशन या जलन आपके पेट में आ सकती है। यूजुअली लोग इसे हार्ट बर्न के नाम से जानते हैं, या ज्यादातर लोग समझते हैं कि सीने में जलन हो रही है। ये इस तरह की जो जलन है कुछ भी खाने के बाद आ सकती है, या आपने खाना खाया, उसके आप लेटे, उसके बाद आपको जलन हुई, या आपको लगा खट्टा पानी आपके गले में आ रहा है। यह सिर्फ इस चीज का संकेत देता है कि आपके स्टमक में एसिड की मात्रा सामान्य से ज्यादा है। तो सबसे पहला जो लक्षण आएगा वो है पेट में या सीने में जलन। नंबर 2 पर आएगा जो पेट में ऊपर की तरफ आपको दर्द होता है, जो डल होगा पेन, या कभी कभी शार्प पेन हो सकता है। यह खाना खाने के बाद हो सकता है, कभी खाली पेट पर भी हो सकता है। यह बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। ये जस्ट इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी खाने की थैली में एसिड के चलते कुछ इरिटेशन हो रहा है, या अल्सर जैसी चीज डेवलप हो गई है। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर आती है नॉशिया एंड वॉमिटिंग। कभी जी मिचलाएगा, कभी उल्टी आने का डर रहेगा। ऐसा लगेगा आपको खाना खाने के बाद बहुत बीमार से लग रहे हैं, या सिकनेस की फीलिंग आएगी। स्टमक की लाइनिंग अगर इरिटेट होगी तो जी मिचलाएगा, आपको उल्टी होने का डर रहेगा। कुछ भी खाने से अगर आपको ब्लोटिंग होती है तो यह नंबर 4 का लक्षण है। थोड़ा सा भी खाना खाया, यानी आपने 1 रोटी खाई तो भी लग रहा है जैसे 5 खा के बैठे हुए हैं। पेट में इतना भारीपन आ जाएगा खाने खाने के बाद। या आपने 1 रोटी खाई, आपने जैसे ही आधा गिलास पानी पिया, आपको लगा कि आपका पेट गुब्बारा जैसा फूल गया। तो थोड़ा सा भी खाना खाने के बाद अगर पेट आपका ब्लोट हो रहा है, डिस्टेंडेड हो रहा है, इस चीज का संकेत देता है कि आपका जो डाइजेशन है वो स्लो है, और उसके पीछे एसिड इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो यह है नंबर 4। नंबर 5 पर आता है कि कभी आपकी भूख गायब हो सकती है, इसलिए कि अगर आपको परसिस्टेंट जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आएगा, तो जो भूख है वो नेचुरली आपकी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यह है नंबर 5वां लक्षण। नंबर 6, कुछ लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि रिफ्लक्स बार बार होने से मुंह में एक आफ्टर टेस्ट या सोर टेस्ट बना रहता है। यह एक ऑब्जर्वेशन है लोगों का। और अगर अंदर अल्सर है, उसके चलते कभी अंदर ब्लीडिंग हुई, तो जो लेटरिन है वो कत्था काले रंग की हो सकती है। यह नंबर 7वां लक्षण है, जिसमें आपको लेटरिन के कलर को देखने की जरूरत है। ना जो भी सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ये एसिड की प्रॉब्लम में ये आते जाते हो सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं, या ये बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, तो आप इन्हें नजरअंदाज नहीं करें। उनको आप अपने डॉक्टर से बात करें, इसको चेक कराएं, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप न होने पाए। नो, प्रश्न ये उठता है कि ये इतनी एसिड पेप्टिक डिजीज की प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। नंबर 1 पर आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, या एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में भी जानते हैं आप। ये एक बैक्टीरिया होता है जो अल्सर का सबसे कॉमन कारण है। ये हमारी खाने की थैली में होता है। ये हमारी खाने की जो थैली है, इसकी लाइनिंग को कमजोर कर देता है, और चूंकि इसकी लाइनिंग कमजोर हो जाती है तो एसिड इस लाइन को डैमेज करके अल्सर क्रिएट करने की ताकत रखती है। तो नंबर 1 इज द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। नंबर 2 पर आते हैं पेन किलर्स, या NSAID, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसे दर्द के लिए आप एस्पिरिन लेते हैं, आप डिस्प्रिन लेते हैं, ब्रूफेन आइबुप्रोफेन लेते हैं, आप वोवरान या जो ना इस तरह की जो डाइक्लोफेनेक लेते हैं। ये सब इस तरह की जो पेन किलर्स होते हैं, ये आपकी खाने की जो लाइनिंग है उसको इरिटेट कर सकते हैं, और अगर रेगुलर लेते हैं तो इरिटेट करके अल्टीमेटली आपको गैस्ट्राइटिस या अल्सर करने की ताकत रखते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पर आती है स्मोकिंग। टोबैको किसी भी फॉर्म में आप यूज करें, आप बीड़ी पिए,
आप सिगरेट पिएं, आप तंबाकू खाएं, आप गुटखा खाएं, अल्टीमेटली जो टोबैको है आपकी स्टमक के जो एसिड है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ये आपके स्टमक की जो लाइनिंग है उसको कमजोर करती है। इन आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसमें अल्सर बनने के लिए आपको प्रोन करती है। तो इसलिए टोबैको किसी भी फॉर्म में आपको बंद करने की जरूरत है। नंबर 4 पर आती स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है इसका मतलब मानसिक तनाव। जो स्ट्रेस है वो अल्सर नहीं करती, लेकिन स्ट्रेस कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है तो वो एसिड के लेवल को ऊपर जाती है। तो इसलिए आपके जो सिम्टम्स हैं वो वर्सन होते हैं, आपका डाइजेशन अफेक्टेड हो जाता है। इन चूंकि कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, एसिड का प्रोडक्शन ऊपर होगा, तो अल्सर गैस्ट्राइटिस जैसी जो प्रॉब्लम है उनके होने का खतरा ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 5 पर आता है अल्कोहल यूज। अगर आप रेगुलरली ज्यादा मात्रा कंटिन्यूअसली अगर अल्कोहल यूज करती हैं तो क्या होगा? अल्कोहल इज ए केमिकल, आपके खाने की थैली को इरिटेट करेगी, आपके खाने की थैली जो लाइनिंग है उसको इरोड करेगी। इन उसमें जो कुछ इन्फ्लेमेशन, इन अल्सर जैसी जो प्रॉब्लम है उसको बनाने की संभावना को हमेशा बढ़ाएगी। नंबर 6 पर आता है स्पाइसी एंड एसिडिक फूड। आप रोज खाते हैं, आपके किचन में लाल मिर्ची होती है, काली मिर्ची होती है, आप समोसे खाते हैं, आलू बंडे खाते हैं, आप जितना भी मिर्च मसाले वाली चीजें वो सब खाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये चीजें अल्सर करती हैं? साइंटिफिकली ये डायरेक्ट काज नहीं है। ये बात सही है कि ये खाने की थैली को इरिटेट करती हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, आपको अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है और आपने स्पाइसी एंड एसिडिक मटेरियल लिया तो उसको इरिटेट करेगी और आपको सिम्टोमेटिक करेगी। इसका मतलब यह है कि आपका जो डिस्कंफर्ट है उसको स्पाइसी एंड एसिडिक फूड वर्सन करने की ताकत रखता है। ये बात बिल्कुल सही है, नंबर 6 पर है। नंबर 7 फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके जो पेरेंट्स में से किसी को अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो तो देर आप एक अल्सर जैसी बीमारी होने के हायर रिस्क में होते हैं। और नंबर 8 पर आते हैं मेडिकल कंडीशंस। अनफॉर्चुनेटली समबडी हैज लिवर डिजीज, जैसे सिरोसिस लिवर है, कुछ क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जो भी इस तरह की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमेशा जो अल्सर डिजीज या एसिड पेप्टिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है? जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे आपके सिम्टम्स के बारे में, आपकी हिस्ट्री समझेंगे कि आपको कितने दिनों से किस तरह की प्रॉब्लम है, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन भी इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ी तो नंबर 1 पर आती है अपर जीआई एंडोस्कोपी। मुझसे अगर पूछें तो अपर जीआई एंडोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। जो अपर जीआई एंडोस्कोपी है वो खाने की नली, खाने की थैली, इनसाइड पूरी लाइनिंग को डिटेल में एग्जामिन करती है कि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन या कोई अल्सर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर 2 पर आती है टेस्टिंग फॉर एच पाइलोरी। कई तरीके हैं इसके। नंबर 1 आप ब्रेथ टेस्ट करा सकते हैं, नॉन इन्वेजिव है, इसे कंफर्म हो जाएगा। जो स्टूल टेस्ट है उसमें स्टूल में एच पाइलोरी एंटीजन टेस्ट किया जा सकता है, या ब्लड टेस्ट से भी आपको एच पाइलोरी एंटीबॉडीज टेस्ट की जा सकती है। तो सांस या ब्रेथ टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एंटीजन ब्लड एग्जामिनेशन। और अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो एंडोस्कोपी के दौरान एक रैपिड यूरेज टेस्ट किया जा सकता है। स्टमक की लाइनिंग से एक छोटा सा पीस लिया जाता है, इन उसमें रैपिड यूरेज टेस्ट किया जा सकता है। तो नंबर 2 पर आती है एच पाइलोरी की टेस्टिंग। नंबर 3 पर आता है स्टूल टेस्ट। अगर मुझे लगता है कि आपको कुछ एनीमिया है तो मैं 2 काम करूंगा। एक, आपका स्टूल एग्जामिनेशन कराऊंगा कि उसमें कहीं हिडन ब्लड तो नहीं है, और अगर जरूरी हुआ तो एच पाइलोरी एंटीजन के लिए टेस्ट कराऊंगा। नंबर 4 पर आता है ब्लड टेस्ट। एनीमिया के लिए टेस्ट कराऊंगा, एच पाइलोरी के टेस्ट कराऊंगा। पहले, आज से सालों पहले, जो बेरियम मील के एक्सरे हैं वो अल्सर को पहचानने का सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका था। बट एंडोस्कोपी के आने से जो बेरियम मील जैसे जो एक्सरेज हैं उनका जो रिक्वायरमेंट है रूटीन में वो कम हो गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो एसिड पेप्टिक डिजीज है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप रोजमर्रे में एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफर करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो है मोस्ट कॉमनली लोग इससे परेशान रहते हैं। इसके सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। एक एक सिम्टम्स को पहचानने की जरूरत है। और आप समझते हैं कि सिम्टम्स आपको बार बार आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है ताकि जो भी पॉसिबल इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको किया जाए, और एक बार आइडेंटिफाई हुआ तो उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। अगर एसिड पेप्टिक डिजीज के सिम्टम्स, इन उसके क्या काजेज हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।